हेलो गाइस। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। एक सब्जेक्ट है जो कि सिविल इंजीनियरिंग का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत आज के लेक्चर में हम थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके फ्लेवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 4 टॉपिक हैं: वाटर, एयर, नॉइस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FWM कहते हैं। इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो वाटर का 80% कंट्रीब्यूशन रहता है। इस जितना हम टाइम देंगे पढ़ने में सब्जेक्ट को, टोटल हमारा 80% टाइम जाएगा वाटर को स्टडी करने में। 10% आपका टाइम जाने वाला है एयर को स्टडी करने में, नॉइज़ को स्टडी करने में 5% का टाइम, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को स्टडी करने में 5% का टाइम। ठीक इसी तरह से जिस टॉपिक को पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है उसी के अनुसार उसका एग्ज़ाम में वेटेज भी है। तो शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को। स्टार्ट करने से पहले 2 इम्पोर्टेंट नोट जो मैंने यहाँ लिखे हैं उसको देख लीजिए। देखिए, वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में आया था। पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, यदि पानी पॉल्यूट हो गया है, प्रदूषित हो गया, तो उसका निवारण कैसे किया जाए, इसके लिए 1974 में एक एक्ट आया था, इसको ध्यान में रखिए। सेकंड है पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1986 में एक एक्ट आया था कि यदि इस एक्ट के तहत जो नियम बनाए गए हैं, यदि आप इस नियम का पालन नहीं करोगे तो नो राइट टू अपील, इसमें किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं होगा, आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। वाटर में जो हम स्टडी करने वाले हैं, एज अ सिविल इंजीनियर हमारी ड्यूटी बनती है कि चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, उनको सूटेबल वाटर प्रोवाइड करना वेरियस यूजेस के लिए, यह हमारी ड्यूटी बनती है। तो गुड क्वालिटी का वाटर हम कैसे प्रोवाइड कर पाएँ, इसको हम देखते हैं। देखिए, वाटर को किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में सप्लाई करने के लिए, चाहे ह्यूमन के लिए हो चाहे एनिमल के लिए हो, ह्यूमन भी सोशल एनिमल ही होता है। तो सोर्सेस, जो वाटर के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, डैम, रिवर, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, ये वाटर के सोर्स हो सकते हैं। अब इस सोर्स पे हमें रॉ वाटर मिल गया। अब इस रॉ वाटर में हमें देखना पड़ेगा कि भैया इसमें जिन क्वालिटी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है पानी को पीने के लिए, एक क्वालिटी पैरामीटर इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। इसलिए इस वाटर को क्या करेंगे, हम इसकी क्वालिटी पैरामीटर चेक करेंगे। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो इस सोर्सेस से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी को हम ले जाएंगे। यहाँ पहुँचने से पहले ही वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक कर लेते हैं। जिस पाइप के थ्रू ये पानी जा रहा है उसको कन्वेंस बोलते हैं। जो पानी जा रहा है वो रॉ वाटर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जैसे ही पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है तो बहुत सारी यूनिट लगी होती हैं, जैसे स्क्रीनिंग, प्री फिडमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी फिडमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। इन यूनिट से होकर पानी हमारा गुजरता है और पानी साफ होकर बाहर निकलता है, जिसे सुटेबल वाटर हम कह सकते हैं। जिस पानी की चाहत थी हमें पानी मिल गया। फिर इस पानी को हम किसी टैंक में स्टोर करते हैं। टैंक में स्टोर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जिस पर्टिकुलर टाउन में पानी की रिक्वायरमेंट थी उस पर्टिकुलर टाउन में पानी को भेजते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब है पाइप का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पर्टिकुलर टाउन में हम पानी को भेजते हैं। ठीक है, और वहाँ पानी को हम यूज़ करेंगे। पानी को यूज़ करने के बाद 80% वाटर एज हमें सीवेज मिल जाता है। एज सीवेज हमको मिल जाता है 80% वाटर। 80% वाटर जब हमें एज सीवेज मिल जाएगा तो उसको हम सीवर लाइन के थ्रू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। सीवर पाइप के थ्रू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। तो हो क्या रहा है, इस पाइप के थ्रू जो हमारा पानी जाएगा, ये जो सीवेज वाला पानी, इसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है पाइप के अंदर पानी में, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को पहुंचाने से पहले। ये वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेक कर लिए। अब पानी हमारा पहुंच चुका है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। यहाँ पानी को क्लीन करेंगे,
जो गंदा पानी निकलता है उसे एज ए इफ्लुएंट, इसे बोलते हैं इफ्लुएंट बोलते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। डिस्पोज ऑफ चाहे आप ज़मीन में करो, चाहे आप लैंड में करो, चाहे किसी पर्टिकुलर रिवर में करो, दोनों जगह इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो एक ओवरव्यू था, इसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को डिज़ाइन करेंगे। मतलब पहले तो पानी का सोर्स मिला, पानी को सब ले गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, पानी को वहाँ साफ किए, फिर पर्टिकुलर टाउन से पानी को भेज दिए। पानी वहाँ यूज करने के बाद 80% वाटर एज ए वेस्ट वाटर हमको मिलता है, जिसे सीवेज कहते हैं। उस पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले गए, इसके बाद हमें जो इफ्लुएंट मिलता है इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो गाइज आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। वाटर सप्लाई स्कीम जो होती है किसी पर्टिकुलर टाउन में पानी के लिए ही, पानी को प्रोवाइड करने के लिए ही बनाई जाती है। जैसे क्या होता है, आपको एक एग्जांपल की तरफ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हर टाउनशिप में तो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के दौरान एक चुनाव में खड़े हुए थे भाई, अब इस इलेक्शन को जीत गए हैं, एमएलए बन चुके हैं। अब उन्होंने वादा किया था कि यदि हमें आप वोट दोगे, यदि हम जीत जाएंगे, तो आपके टाउनशिप में आप लोगों के लिए हम वाटर सप्लाई स्कीम बनवा देंगे, जिससे आप लोगों को पानी की बहुत अच्छी सुविधा होगी। अब ये जीत गए हैं, अब ये कहाँ आते हैं, इस सिविल इंजीनियर के पास आते हैं कि भैया आप एक काम करो, इस पर्टिकुलर टाउनशिप में वाटर सप्लाई स्कीम बना दो, हमारे पास 10 करोड़ का बजट है। तो सिविल इंजीनियर भैया क्या पूछते हैं कि ये बताओ आप पहले कि आपके उस टाउनशिप में कितने लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं कि गरीब लोग रहते हैं, तभी तो पता चलेगा कि पानी की रिक्वायरमेंट क्या है एक आदमी को। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है वाटर डिमांड का, ये भी कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन कितनी है। तो आप वाटर डिमांड पता कर लोगे, पॉपुलेशन पता कर लोगे, फिर इसके बाद आप वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करोगे। तो एक डिज़ाइन पीरियड भी होगा 10-20 साल। तो उस डिज़ाइन पीरियड तक हमारी वाटर सप्लाई स्कीम फुलफिल हमारी सेवा करती रहे, मतलब हमें पानी मिलता रहे। तो इसके लिए पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम पता करते हैं कि इतने साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। अब वाटर डिमांड का मतलब क्या है, रिसोर्सेस वाटर डिमांड पता चल गया हमें कितना वाटर डिमांड है, हमें रिसोर्सेस पता चल गए कि पानी हमें कहाँ से मिलेगा। तो उस पानी को हम ले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जिसके थ्रू ले जाते हैं उस पाइप को बोलते हैं कन्वेंस। यानी कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिसोर्सेस यानी सोर्सेस टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो गाइज ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा देखते हैं सिलेबस के बारे में। पहला चैप्टर आपका रहेगा वाटर डिमांड, इट्स सोर्सेस एंड कन्वेंस। पानी की क्या डिमांड है, सोर्सेस क्या उपलब्ध हैं, और जो पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए जिस कन्वेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर। वाटर क्वालिटी पैरामीटर में 3 चीज़ें आती हैं, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पानी को पहुंचा दे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वहाँ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, पानी को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। यहीं आपको पढ़ने को मिलेगा पीएफटी, प्री फेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पढ़ने को मिलेगी। फिर पानी हमारा साफ हो गया, उस टाउनशिप में पानी को सप्लाई करना है, तो हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा पाइप का, जिसे बोलते हैं डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पानी को पहुंचा दिए गांव में, घर घर पानी को पहुंचा दिए, फिर पानी को यूज़ करके वो लोग गंदा कर देंगे। तो हमें जो 80% वाटर मिलेगा तो उसको किससे लाओगे, किससे लाओगे बताओ, सीवेज पाइप के थ्रू लाओगे, फीवर पाइप के थ्रू लाओगे। तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा ना फीवर की, उसका डायमीटर कितना होगा, उसका स्लोप कितना होगा, ठीक है ना। अब उस सीवेज वाटर में, उस सीवेज में यानी वेस्ट वाटर में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको भी चेक कर लेंगे, सीओडी बीओडी ये सब सारी चीज़ें। उसमें जो रिएक्शन होती है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को भी देख लेंगे। फिर हम पहुंचा देंगे पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर जो गंदा पानी निकलेगा उसका डिस्पोजल भी करेंगे। कुल मिला के बात ये हुई कि 9 चैप्टर जो हैं आपके
इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वाटर से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है 10वां एयर पॉल्यूशन है और नॉइज़ पॉल्यूशन है। इसको जो टोटल लोड रहने वाला केवल 5% है। कितने परसेंट है? 5%। उतना ही इसमें हम टाइम भी देने वाले हैं। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसको भी 5% का टाइम रहने वाला है। अब देखिए, अब इस सिलेबस को बहुत ही डिटेल के अंदर हमें जो वाटर वाला चैप्टर है ना, 9 चैप्टर, इसको बहुत ही फोकस करके स्टडी करनी है। तो गाइज इस वीडियो में थोड़ा और कवर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है आगे। तो इस चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं, वाटर डिमांड, इट्स सोर्सेस एंड कन्वेंस। इसमें कुछ की पॉइंट है, उसको ध्यान से समझिए। पहली बात आती है डिज़ाइन पीरियड की। डिज़ाइन पीरियड क्या होता है? यह एक टाइम का पीरियड होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो फंक्शनल होना चाहिए और सर्विसेबल होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब वाटर सप्लाई जो हमारी स्कीम है वो पूरी तरह से उस डिज़ाइन पीरियड तक काम करते रहने चाहिए। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग यूनिट होती है, उनकी अलग अलग डिज़ाइन पीरियड होती है। तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है वेरियस वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट्स लगी होती हैं, जैसे स्क्रीनिंग, प्री फेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक, एरिएशन टैंक, फिल्ट्रेशन। तो इनकी जो यूनिट होती है वो होती है 15 ईयर। कितनी होती है? 15 ईयर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी यूनिट लगी होती हैं उनका जो डिज़ाइन पीरियड होता है 15 साल होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, वाटर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट लगी हैं, एक्स, वाई, जेड, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अब ये यूनिट्स के लगी हुई हैं, इनका तो डिज़ाइन पीरियड हो गया 15 साल। अब यहाँ पर जो पाइप लगी हुई है, ये जो पाइप लगी हुई है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा ये लगी हुई है, ये जो पाइप लगी हुई है, रुकिए, तो ये जो पाइप लगी हुई है ना, अब इन पाइप की क्या डिज़ाइन पीरियड रहने वाली है। देखिए, ये जो पाइप लगी हुई है, जो मैं येलो येलो कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये जो पाइप लगी हुई होती है ना, मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट से जोड़ने के लिए इनका जो डिज़ाइन पीरियड होता है ना 30 साल का होता है। तो ध्यान रखिएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी यूनिट्स होती हैं, मेजर यूनिट्स होती हैं, उनका 15 साल होता है, और इन यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए जो पाइप लगी होती है ना उसका 30 साल होता है। तीसरा है सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ओवरहेड वाटर टैंक और दूसरा होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक का मतलब ये होता है, ये मान लीजिए कोई ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर जो टैंक बना होता है ना, इस टैंक को बोलते हैं ओवरहेड वाटर टैंक। और इसके नीचे जो टैंक बना होता है ग्राउंड से नीचे, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसका नाम दूसरा नाम होता है पंप। इसका भी 15 ईयर ही होता है। अब पानी को साफ करने के बाद जब पानी को सप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में, तो हमें एक नेटवर्क बिछाना पड़ता है पाइप का, उसका जो होता है 30 साल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चारों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, कई बार एसएससी जेईई में भी आ चुके हैं, इनको ध्यान में रखिए। अब किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में पानी को सप्लाई करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितना डिज़ाइन पीरियड है उस पीरियड तक हमारी वाटर सप्लाई स्कीम पूरी तरह से काम करे। मतलब जितने भी लोग हों उस डिज़ाइन पीरियड के दौरान उनको पानी पूरी तरह से मिलता रहे। इसके लिए दो मेथड्स होती हैं, मतलब एक होता है न्यूमेरिकल मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो जो न्यूमेरिकल मेथड है और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड के 4 टाइप्स होते हैं, इनको देखिए। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। ग्राफिकल मेथड के 2 टाइप होते हैं, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड। तो इन मेथड से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा डिज़ाइन पीरियड है उस डिज़ाइन पीरियड के दौरान, मान लीजिए डिज़ाइन पीरियड 10 ईयर का है, तो 10 ईयर बाद पॉपुलेशन, यानी 10 ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, वो पॉपुलेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके अनुसार हम वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करेंगे।
ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वाटर सप्लाई स्कीम तो कास्टली होता है ना। ऐसा है नहीं कि चलो मैंने बना दिया 10 साल के लिए, 5 साल बाद वही फीड कर गया, काम नहीं कर पा रहा है, लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है पूरी तरह से, तो चलो हटा देते हैं। ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि बहुत कास्टली होता है, महंगा होता है। तो एक एक मेथड को हम स्टडी करते हैं। पहला मेथड है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज होता है ना, वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है। ये अजम्पशन है, ध्यान रखिएगा, ये अजम्पशन है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स तो एग्जाम्पल लिया था मैंने, यानी जितने भी डिकेड्स है आपका, एक डिकेड में 10 ईयर होते हैं। कितने होते हैं? एक डिकेड में 10 होते हैं ना, एक डिकेड में कितना होता है? 10 ईयर होते हैं। तो जितने भी डिकेड के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो, डिज़ाइन पीरियड आपका जो भी है, उसके बाद पॉपुलेशन क्या होगी? तो PN का मतलब होता है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। PN0 का मतलब होता है पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, यानी लास्ट नोन सेंसस में जो आपकी पॉपुलेशन थी। N होता है नंबर ऑफ डिकेड्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारा X होता है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड्स। पर डिकेड कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, मतलब एक डिकेड, 2 डिकेड, जो डिकेड आपको दिए गए हैं उनका डिफरेंस निकालिए और उन डिफरेंस को जोड़कर नंबर ऑफ डिकेड पे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज निकल आएगा, वही X बार होता है। जब इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। जो हमारे सेकंड मेथड है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का दूसरा नाम क्या होता है पता है क्या? यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। इसमें जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है यूनिफॉर्म रेट से होती है। इसको हम एजम्पशन है, ठीक है ना, ये एजम्पशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि किस मेथड में पॉपुलेशन यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होती है, तो पता होना चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है PN इज इक्वल टू P0 ब्रैकेट 1+R बटे 100 की पावर n। PN क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। एन डिकेड बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? P0 क्या है? पॉपुलेशन एट प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो लास्ट नॉन सेंसस में जनगणना के दौरान जो मिली थी, जानकारी हुई थी, ब्रैकेट 1+R बटे 100 की पावर n। एन नंबर ऑफ डिकेड्स। R क्या होता है इसको देखिए अच्छे से। जैसे जितने भी हमें सेंसस रहेंगे 1 2 3 जितने भी हैं, इसका हम निकाल लेंगे डिफरेंस। अब डिफरेंस तो निकाल लिए, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे कि इसमें इस पर्टिकुलर डिकेड में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। द पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर उस परसेंटेज का हम एवरेज निकाल लेते हैं, समझ रहे हो। उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। क्या होता? दो तरीके होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक एवरेज मेथड, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। तो इनके थ्रू निकालते हैं। देखिए अरिथमेटिक एवरेज मेथड में क्या होगा, आपको डिफरेंट R मिलेंगे, तो R जब मिल जाएंगे तो डिफरेंट R1 R2 R3 ऐसे मिलेंगे, तो R1 + R2 + R3 जितने भी R होंगे और नंबर ऑफ डिकेड्स जितना होगा फिर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, सिंपल है। ज्योमेट्रिकल एवरेज मेथड में क्या होता है कि थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट है, आपको R1 R2 R3 तो मिल गए होंगे, ठीक है ना, और जितने नंबर ऑफ डिकेड्स हैं उससे आप क्या करो, डिवाइड कर दो, सिंपल रहेगा। डिवाइड करने का मतलब पावर 1/n करना है। तो फार्मूला ध्यान में रखिए, नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा फार्मूला है, तीसरा जो मेथड होता है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में क्या होता है, जो फार्मूला होता है PN इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार प्लस N इंटू N प्लस 1/2 इंटू बाई बार। ये तो हमारा पहले अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड वाला आ गया। इसमें कुछ नया टर्म जो है तो बाई बार है, बाकी तो सबको आप कुछ पता होगा। PN होता है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, P0 होता है पॉपुलेशन एट प्रेजेंट टाइम, N होता है नंबर ऑफ डिकेड्स, X तो पता है X बार क्या होता है,
ये होता है बाई बार। बाई बार क्या होता है, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज। जितना आप डिफरेंस निकाल रहे हो ना, उन डिफरेंस का फिर डिफरेंस निकालना है, इसके बाद उसका एवरेज लेना है, वो निकल के आएगा यहाँ पास। इस चीज़ें आपको क्वेश्चन जब करवाएंगे तो समझ में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 1 मिलियन का टर्म लिख जाते हैं, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला वीडियो यूट्यूब में था। यदि आपको किसी तरह के डाउट आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ाने के तरीक़ों में काफ़ी सुधार आने वाला है।